हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एडुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 7 दैट इज़ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उन एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ जो भी क्वेश्चंस हैं उस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर 7 ही नहीं, चैप्टर 7 और 8 ये दोनों हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। चैप्टर 8 में सिर्फ और सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ हैं बिकॉज हेरिडिटी सिर्फ पोर्शन रह गया है, इवोल्यूशन वाला पोर्शन कट हो गया है, तो इसलिए उसमें सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो उसको भी हम लोग इसी के साथ देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 दोनों की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। जिनका एग्जाम अभी भी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम बाकी है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। प्लस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टीआरई का एग्जाम होने वाला है और भी अदर एग्जाम होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जनरल साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे ये दी गई है, इसमें क्या कहा जा रहा है, डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। आपको सोल्यूशन बनाना है शुगर और वाटर का। ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर में क्या करना है, शुगर ऐड करना है 10 ग्राम शुगर ऐड करना है। उसके बाद उसमें से वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसमें से 20 ml हमें ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसमें कुछ यीस्ट ग्रैन्यूल्स ऐड करना है। ओके, यीस्ट ऑर्गेनिज्म है वो उसमें आपको ऐड करना है। फिर क्या करना है, ये हमने लिया टेस्ट ट्यूब और इसमें हमने डाल दिया इतना सॉल्यूशन, मान लो हमने ले लिया, ठीक है ना, इतना हमने सॉल्यूशन ले लिया। उसके बाद क्या करना है, इसमें यीस्ट ऐड कर देना है, यीस्ट ऐड कर देना है इसमें। अब क्या करना है, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। अब इसका जो माउथ है ना, इसको कॉटन प्लग से इस तरह से क्या कर देना है, कवर अप कर देना है, अच्छी तरह से उसको पैक कर देना है। उसके बाद इसको वार्म प्लेस में रख देना है। वार्म प्लेस में रखना है, बिल्कुल गर्म जगह पे नहीं रखना है, नहीं तो ये यीस्ट जो है ना वो तो ड्राई हो जाएगा। वार्म प्लेस पे रखना है जहाँ पे हल्की हल्की गर्मी हो बस। उसके बाद क्या करना है, 1-2 आवर्स के लिए उसको छोड़ देना है। फिर आफ्टर 1-2 आवर्स चेक करना है जा करके, इसमें क्या करना है, तब तक ये 2 घंटे में क्या हो जाता है, ये कल्चर यीस्ट कल्चर बन जाएगा, है ना। ये जो सोल्यूशन में हमने डाला यीस्ट, तो वो यीस्ट कल्चर तैयार कर रहे हैं हम, 2 घंटे में वो यीस्ट कल्चर तैयार हो जाएगा। फिर क्या करना है, 2 घंटे के बाद इस यीस्ट कल्चर में से एक स्मॉल ड्रॉप लेना है और उसको क्या करना है, आपको एक स्लाइड पे रखना है, स्लाइड प्रिपेयर करनी है। ठीक है, स्लाइड लेना है और स्लाइड पे हमें क्या करना है, एक स्मॉल ड्रॉप यीस्ट का रख देना है और उसके बाद उस पर कवर कर देना है, इसे स्लिप से कवर कर देना है और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इस स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। तो जैसे ही हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। लुक एट दिस, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल सेल्स दिख रहे हैं और उन सेल्स में हमें कुछ आउट ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। एक सेल के साथ साथ ये छोटा सा बर्ड्स भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो दैट मीन्स क्या, इससे क्या पता चल रहा है, ये इंडिविजुअल सेल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं उससे हमें क्या पता चल रहा है कि यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बना हुआ है ना। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चल रही है यहाँ पे कि यीस्ट में रिप्रोडक्शन हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है, तो बर्ड्स फॉर्मेशन के थ्रू, यानी कि बडिंग प्रोसेस से इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यही चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी थी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा हमारा कि मेनी इंडिविजुअल ओवल शेप्ड यीस्ट सेल्स आर सीन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड दिस सेल्स शो अ बल्ज अटैच टू देम। बल्ज मतलब बर्ड्स, आउट ग्रोथ। ठीक है, इससे क्या पता चला कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें जो हमें आउट ग्रोथ देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है, तो एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा है ना कि जब हमने इसे वाटर एंड शुगर के सोल्यूशन में रखा था तो शुगर जो है वो न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहा था, एक न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह यहाँ पे शुगर सोल्यूशन एक्ट कर रहा था, प्लस यहाँ पे इसको थोड़ी थोड़ी गर्मी भी मिल रही थी। तो ये दोनों एक फेवरेबल कंडीशन का काम कर रहे थे, फेवरेबल मीडियम का काम कर रहे थे टू अलाउ द यीस्ट टू रिप्रोड्यूस रैपिडली। तो ऐसा इन्वायरमेंट मिला इसको जिसमें यीस्ट जो है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करने लगा और हमें कुछ इस तरह का देखने को मिला। ओके, और स्मॉल आउट ग्रोथ जो दिख रही है वो क्या है, बर्ड्स हैं। ओके, तो ओवरऑल कंक्लूजन हमें क्या निकलता है कि यीस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग एंड द पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस अ स्मॉल बड, और वही स्मॉल बड जैसे कि ये यीस्ट है इस तरह से, और इसमें एक स्मॉल बड का फॉर्मेशन होता है और यही स्मॉल बड धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करता जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा और ये डिटैच हो जाता है और एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेता है, एक अलग इंडिपेंडेंट यीस्ट सेल बना लेता है।
ओके। सो ये आपको 3 बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू, और थर्ड चीज़ कि जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है कि कॉलोनीज ऑफ यीस्ट सेल फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर बट मल्टीप्लाई इन शुगर सोल्यूशन व्हाई। अब हम सिर्फ पानी में अगर इसको रखते हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हमने शुगर सोल्यूशन में डाला तो वो मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि शुगर सोल्यूशन जो है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये जो शुगर है दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इससे एनर्जी भी मिल रहा है और वार्म यानी कि सनलाइट से भी थोड़ी थोड़ी उसको एनर्जी मिल रही है। तो इन दोनों फेवरेबल कंडीशन की वजह से जब हमने शुगर सोल्यूशन में डाला तो वो यीस्ट जो है वो रैपिडली प्रोड्यूस करता है, और जब हम सिर्फ पानी में डालेंगे तो वो आउटग्रोथ शो नहीं करेगा, उसमें बडिंग प्रोसेस नहीं होगी, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना है, ब्रेड स्लाइस लेना है, उसे ठंडे जगह पे रख देना है, मॉइस्ट जगह पे रखना है और डार्क प्लेस में रखना है। वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड यानी कि एक ब्रेड लेना है और उसको वेट कर देना है, गीला कर देना है। गीला करने के बाद इसको ठंडी जगह पे रखना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो लॉस नहीं हो, ये गीला से सूखे नहीं, ये मॉइस्चर है, इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो बना रहे, इसलिए हमें कूल प्लेस में रखना है, मॉइस्ट प्लेस में रखना है और डार्क प्लेस में रखना है ताकि सनलाइट भी नहीं पड़े कि ये मॉइस्चर इवेपरेट नहीं हो, सनलाइट में इवेपरेशन हो जाएगी, इसलिए डार्क प्लेस में रखना है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। तो जब हम जैसे ही हम रखेंगे उस टाइम में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ भी विजिबल नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम 1 वीक में 2 दिन के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से वाइट वाइट एक जगह पे हमें मास लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, मास लाइक फॉर्मेशन दिखने लगेगा वाइट कलर का। फिर हम 2 दिन के बाद ऑब्जर्व करेंगे जब, तो हमें कुछ ब्लैक स्पॉट्स, कुछ इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स हमें इस पर दिखाई देने लगेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ है ना। तो ऑब्जर्व हमने क्या किया, पहले कुछ दिनों में वाइट कॉटन लाइक मास हमें सरफेस पे अपीयर देखने को मिली, और कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाता है, वो जो वाइट दिख रहा था वो अब ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो वाइट एरिया है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, पूरे ब्रेड पे फैलता जा रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या है, वाइट कॉटन लाइक मास जो हमें दिख रहा है वो क्या है? तो एक्चुअली में वो एक फंगस होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड जिसे हम राइजोपस भी कहते हैं, राइजोपस मेन नाम है इसका, कॉमन नेम ब्रेड मोल्ड है। तो राइजोपस वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइजोपस के प्रेजेंस की वजह से हमें ये वाइट कॉटन लाइक मास दिख रहा है। और क्या होता है कि जब हम कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व करते हैं, 4 दिन के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ब्लैक में वो इसलिए कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि राइजोपस में राइजोइड का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस ये हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम स्पोरोजॉइड। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। तो इन्हीं स्पोर्स के प्रेजेंस की वजह से हमें इसकी सरफेस ब्लैक दिखने लगती है। ये स्पोर्स ना पूरे में बिखर जाते हैं, मॉइस्ट सरफेस जहाँ पे भी मिलती है इसको, वो स्पोर्स वहाँ पे लैंड कर जाते हैं और वहीं पर से फिर से एक दूसरा राइजोपस बनना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि जब भी हम किसी ब्रेड को वेट करके ठंडे जगह पे रखते हैं, मॉइस्चर वाली जगह पे रख देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, फंगस लगने लगता है, वो ख़राब होने लगता है। तो उस पर क्या बन जाता है, ब्रेड मोल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रेड मोल्ड की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन, द वाइट कॉटन लाइक मास इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स जिसे हम राइजोपस कहते हैं। और यहाँ पे ये ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि ब्रेड क्या होता है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और मॉइस्चर हमने इसे गीला कर दिया तो उससे हम इसको वाटर मिल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट और वाटर इसे न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से वो रैपिडली ग्रो करने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद ग्रोथ करके ये स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं और यही स्पोर्स ब्लैक पाउडरी कलर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये स्पोर्स जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है ना तो ये मॉइस्ट सरफेस पे लैंड कर जाते हैं और वहाँ पे ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं और एक नया राइजोपस इंडिविजुअल ग्रो करने लगता है। ठीक है, सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड करते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रैपिडली ग्रो करता है एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो राइजोपस में कौन सी प्रोसेस से, कौन सी मेथड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन से। तो यीस्ट में हमने देखा, यीस्ट में होती है बडिंग की प्रोसेस,
इसके साथ आपको याद रखना है हाइड्रा में भी बडिंग की प्रोसेस होती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। वाई डज ब्रेड मोल्ड ग्रो प्रोफ्यूजली ऑन अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ अ ब्रेड रेदर देन ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड? अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मॉइस्ट स्लाइस पे ही क्यों ब्रेड मोल्ड ग्रो करते हैं, ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड पे क्यों नहीं, है ना। मतलब कि जब स्लाइस को, ब्रेड को नमी लगती है तभी वो ख़राब होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मेन रीज़न क्या है? फेवरेबल मीडियम, है ना। ब्रेड मोल्ड जब भीगा हुआ होता है तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि ब्रेड मोल्ड जो है वो एक फंगस है जो कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। और इन स्पोर्स को बर्स्ट होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे इस मॉइस्टेंड ब्रेड मोल्ड में, ब्रेड स्लाइस पर दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी है और न्यूट्रिशन भी मिल रहा है ब्रेड से, है ना। तो इसीलिए मॉइस्टेंड ब्रेड स्लाइस पे ये प्रोफ्यूजली ग्रो करते हैं, यानी रैपिडली ग्रो करते हैं। लेकिन ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ न्यूट्रिशन मिल रहा है, मॉइस्चर नहीं मिल रहा है। तो मॉइस्चर एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल कंडीशन है ब्रेड मोल्ड को ग्रो करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। परमानेंट स्लाइड लेना है अमीबा का, यानी कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है उसको लेना है और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो जब आप किसी अमीबा को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि अमीबा का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें ये देखने को मिलेगा कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है ना। उसके बाद क्या करना है? और दूसरी चीज़ कि ये एक सिंगल सेलुलर होता है, यानी यूनिसेलुलर है। फिर हमें इसमें न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा एक, और कुछ साइटोप्लाज्म होते हैं वो देखने को मिलेगा हमें। तो ये तीन चीज़ें हमें देखने को मिली। उसके बाद क्या करना है? सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिशन। फिर दूसरा स्लाइड लेना है जिसमें बाइनरी फिशन होते हुए दिखाया गया है, उस स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। तो बाइनरी फिशन में जब हम बाइनरी फिशन वाली स्लाइड को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अमीबा कुछ इस तरह से डिवाइड हो रहा है। कैसे? धीरे धीरे ये क्या करता है? ये इलेबरेट होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होता है, न्यूक्लियस इलोंगेट होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे इलोंगेट होते होते दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और फिर ये जो साइटोप्लाज्म है ये यहाँ से कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, सिकुड़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये कंस्ट्रिक्ट होते होते क्या हो जाता है? ये दो इंडिविजुअल बन जाता है, दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस सेकंड स्लाइड से हमें क्या पता चला? बाइनरी फिशन के थ्रू अमीबा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई। अमीबा में बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट स्लाइड से हमें ये तीन चीज़ें पता चली, तो बस यही आपको यहाँ पे मेंशन करना था। ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट स्लाइड, अमीबा इज एन इरेगुलर शेप्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड स्लाइड से हमें क्या पता चला? क्या हम ऑब्जर्व किया हमने कि न्यूक्लियस जो है अमीबा का वो इलोंगेट्स होता है, डिवाइड होता है सबसे पहले, और फिर साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होता है, एंड फाइनली द सेल डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल्स। तो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होना, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी मतलब कि बाई मतलब दो होता है, बाइनरी फिशन दो भागों में डिवाइड होना बाइनरी फिशन कहलाता है। अगर मल्टीपल फिशन की हम बात करेंगे तो मल्टीपल फिशन का मतलब हुआ कि एक सेल, एक सिंगल सेल बहुत सारे सेल्स में एक साथ डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल फिशन। और ये मल्टीपल फिशन जो है हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। अच्छा, इस तरह का फिशन, बाइनरी फिशन एक और ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं लिशमैनिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस अमीबा का पहले कंक्लूजन देख लेते हैं कि अमीबा का ओवरऑल हमें क्या कंक्लूजन मिला। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली। बाइनरी फिशन अकर्स इन एनी प्लेन। अब हमने एक चीज़ ये भी नोटिस करा कि ये जो डिवाइड हो रहा है इसका कोई पार्टिकुलर ये नहीं है कि ये ऐसे ही डिवाइड होगा या ऐसे ही डिवाइड होगा या ऐसे ही डिवाइड होगा। अमीबा किसी भी प्लेन में बाइनरी फिशन परफॉर्म कर सकता है, किसी भी प्लेन में डिवाइड होता है, या तो ये ऐसे भी हो सकता है, 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 किसी भी प्लेन में इसका डिवीज़न हो सकता है। तो इसी को हम प्लेन कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें ये प्लेन ना फिक्स रहता है, जैसे कि लिशमैनिया की मैंने बात करी अभी। तो लिशमैनिया जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना, इस तरह का होता है, और यहाँ से ये इस तरह से रहते हैं। तो उनमें जो डिवीज़न होता है, तो
उनमें जो डिवीजन होता है वो एक प्लेन में होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक डिफिनिट ओरिएंटेशन में डिवीजन होना, ओके। और लिशमैनिया ये क्या कॉज करता है, ये भी एक डिजीज कॉज करता है, कालाजार, ये भी आपको याद रखना है। कालाजार डिजीज को किससे कॉज होता है, किसके द्वारा, लिशमैनिया के द्वारा। और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है, क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। यीस्ट में बडिंग होती है, और यीस्ट के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, हाइड्रा में भी बडिंग होती है। फिर हमने देखा अभी क्या, इससे पहले ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस, राइजोपस में किसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। इसके अलावा एक और है रीजेनरेशन, जिसमें होता है रीजेनरेशन, किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ये कैपेबिलिटी रखता है कि उसका कोई भी टुकड़ा अगर कट जाता है, वर्टिकली कट जाता है, तो वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो एक छोटे से सेल से, है ना, एक सेल से या किसी पार्टिकुलर टिश्यू से पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेना, उसी कैपेबिलिटी को, उसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में छिपकली जो होती है, उसकी पूंछ कट जाती है, उसकी टेल कट जाती है, तो धीरे धीरे फिर वो क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है ना। तो दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। उसका कोई भी पार्ट कट जाता है ना, तो वो फिर से रीजेनरेट हो जाता है, इसी को कहते हैं रीजेनरेशन। तो प्लेनेरिया एक एग्जांपल है जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इस तरह का आपको वाटर लेना है, उसको कलेक्ट कर लेना है। फिर क्या करना है, पुट 1 or 2 फिलामेंट्स ऑन अ स्लाइड। इस तरह का ये देख रहे हो, इसमें से 1-2 स्लाइड इस तरह से कुछ उठाओगे, फिलामेंट की तरह ये लंबा सा उठ जाएगा। उसको क्या करना है, स्लाइड पर रख देना है। फिर उसके ऊपर ग्लिसरीन डालना है और कवर स्लिप से कवर करके उसको हमें ऑब्जर्व करना है कुछ इस तरह से। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, क्या कह रहा है इसमें, कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन दी स्पाइरोगाइरा फिलामेंट्स। तो ये तो हमें बाद में पता चलेगा। जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें फ्रैगमेंट्स दिख रहा है, नहीं, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह का हमें क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, नहीं। तो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट कैसा है, स्पाइरल है, चारों तरफ से ये राउंड अप किया हुआ है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिला। तो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट किस में होता है और फिलामेंटस स्ट्रक्चर किस में होता है। थर्ड चीज़ क्या, इसमें हमें ये फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या बता रहा है कि दिस फिलामेंट्स इज स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोजाइरा। स्पाइरोजाइरा भी कहते हैं, गायरा भी कहते हैं, लेकिन ये स्पाइरोजाइरा होता है। तो स्पाइरोजाइरा का ये स्ट्रक्चर है। और इसमें हमने एक चीज़ और नोट करी, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। वी ऑब्जर्व अ ग्रीन फिलामेंट ऑफ मेनी यूनिन्यूक्लियर रेक्टेंगुलर सेल्स इन अ रो, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट रनिंग लॉन्ग द लेंथ ऑफ ईच सेल। मेनी रेक्टेंगुलर शेप का हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और सब में अलग अलग एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये मल्टी सेलुलर है ना। सेलुलर टाइप पता चल गया कि ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। सो ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन। दिस ग्रीन फिलामेंट्स आर स्पाइरोगाइरा। इसमें जो हमें ग्रीन फिलामेंट्स, ओके ये लाइन नहीं होगी, है ना, डबल लिखा गया है, ये नहीं होगा, इसको कट कर देंगे, यहाँ से है। द ग्रीन फिलामेंट्स विद स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इंडिकेट दैट दीज आर स्पाइरोगाइरा। ग्रीन फिलामेंट्स के साथ साथ जो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिला ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस ऑर्गेनिज्म आर स्पाइरोगाइरा। और मेनी यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स जो हमें देखने को मिले, उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होता है और डिवाइड करता है। धीरे धीरे ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद एक नया इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ कंक्लूडेड दैट द स्पाइरोगाइरा इज अ मल्टीसेलुलर एल्गी विच रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो कौन से ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। इन सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है, वाई आर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑल कंसिडर्ड एज असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्यों हम इसे असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हमने एक्टिविटीज़ देखी उसमें क्या देखा कि एक सिंगल सेल होता है और वही डिवाइड कर रहा है, या तो वो बडिंग के थ्रू डिवाइड कर रहा है या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड कर रहा है। एक सिंगल सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो यही तो कैरेक्टरिस्टिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो दैट्स वाई बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन आर
ऑल कंसिडर्ड एज अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद है विद नीट डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होता है, लुक एट दिस। यहाँ पे देखिए आप, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल प्लेनेरिया है, इसको हमने 3 पार्ट में कट कर दिया। हेड अलग कर दिया, इसका एब्डोमिनल रीजन अलग कर दिया और टेल अलग कर दिया हमने। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कुछ दिनों के बाद कि ये जो हेड एरिया था ना, हेड सेक्शन था, वो भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। जो बीच वाला पार्ट था वो भी पूरी तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है और जो टेल रीजन था वो भी पूरी तरह से ग्रो कर लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्लेनेरिया जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंट रीजनरेशन। ओके, इसी को कहा जाता है रीजनरेशन। एक पार्टिकुलर टिश्यू, एक पार्टिकुलर सेल्स से पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रीजनरेशन कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि छिपकली को आपने देखा ही होगा कि उसकी टेल कट जाती है तो फिर कुछ दिनों के बाद वो निकल आती है। कैसे निकल आती है, रीजनरेशन की वजह से, उसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। ओके, सो प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज रीजनरेशन विच इज कैरिड आउट बाय। अब ये रीजनरेशन किसी स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है, हर सेल में नहीं होता है, हर सेल में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है रीजनरेशन की। जैसे कि हमारे अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो लीवर होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो किसी का लीवर कट करके जो यूज़ किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है ना। फिर ये सेल्स क्या करते हैं, होता कैसे रीजनरेशन, तो सबसे पहले प्रोलिफरेट करते हैं, यानी कि डिवाइड होते हैं। डिवाइड होते होते उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। फिर इस पार्ट की जो सेल्स है उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन ये अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोसेस रीजनरेशन की। फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर भी, डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं कुछ प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी दी गई है, 2 एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या कह रहा है, टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नोचेस बी सीन। आप पोटैटो को गौर से देखेंगे तो उस पोटैटो में कहीं कहीं पे आपको नोचेस देखने को मिलेगा, इस तरह से नहीं, जिसको हम कभी कभी आइज ऑफ पोटैटो भी कहते हैं। अब क्या करना है, कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट सम पीसेस कंटेन अ नोच और बड एंड सम डू नॉट। अब इसमें से आपको पीस कट करना है। कुछ पीस में ऐसा पीस कट करो आप जिसमें नोचेस प्रेजेंट हो और कुछ ऐसा पीस कट करना है जिसमें नोचेस प्रेजेंट नहीं है। फिर क्या करना है, स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे एंड वेट इट। एक ट्रे लेना है, उसमें कॉटन रख देना है और उसके बाद उसको गीला कर देना है और उसके बाद इस दोनों आलू के टुकड़े को इस पे रख देना है ना। एक साइड में आपको नोच वाला रखना है और उसको लेबलिंग कर देनी है ए, और एक वाले में विदाउट नोच वाला रखना है, उसको लेबलिंग कर देनी है बी। फिर क्या करना है, नोट वेयर द पीस विद द बर्ड्स आर प्लेस्ड, है ना। जिस पीसेज में बर्ड प्रेजेंट है उसको नोट कर देना है इस तरह से। उसके बाद जो है इन पोटैटोज में हो रहे चेंजेस को कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व करना है। फिर क्या करना है, मेक श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्ट इन। और जो हमने यहाँ पे मॉइस्चर रखा है, वेट किया है उस कॉटन को, वो सूखना नहीं चाहिए, वो भीगा हुआ ही रहना चाहिए। तो हमें बार बार उस पर क्या करना है, उसको थोड़ा थोड़ा उस पर पानी छिड़कते रहना है, उसको गीला करके रखना है। फिर क्या करना है, विच आर द पोटैटो पीसेज दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों पीसेज में से किस पीस में ग्रीन शूट एंड रूट इस तरह का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिसमें नोच प्रेजेंट था उसमें इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है और जिसमें नोच प्रेजेंट नहीं था वो रोट हो जाता है, सड़ जाता है ना। ये सड़ जाएगा और इसमें इस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन। पोटैटो पीसेस कंटेनिंग नोचेस प्रोड्यूस ग्रीन शूट एंड रूट्स। पोटैटो पीसेस विदाउट बड शो नो ग्रोथ, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं मिलती। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये जो नोचेस होते हैं ना, ये इसमें प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या करती हैं, इसमें सेल डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है और सेल डिवीज़न के थ्रू ये क्या करते हैं, ये डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर के इसमें न्यू ग्रोथ इनिशिएट करने की कैपेबिलिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। इसी वजह से जिसमें नोच प्रेजेंट होता है वहाँ से रूट और शूट निकल जाता है, लेकिन जो बिना बर्ड्स के होते हैं उनको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। सो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। पोटैटो नोट्स आर एक्सिलरी बर्ड्स कंटेनिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दिस सेल्स डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू शूट एंड रूट फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट। इसमें जो है डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, सेल डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए सेल डिवाइड करते करते डिफरेंशिएट होते हैं, शूट और रूट बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इलस्ट्रेट्स दैट प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू मॉडिफाइड स्टेम्स और ट्यूबर्स। इसको ट्यूबर भी कहा जाता है, इसको हम मॉडिफाइड स्टेम भी कहते हैं।
और हम इसे बड्स भी कहते हैं, आइज ऑफ पोटैटो भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रायोफाइलम में भी ऐसा ही होता है। आप उसकी पत्तियों को अगर देखेंगे तो उस पर भी इस तरह से नोचेस प्रेजेंट होते हैं और उस पत्तियों से यहीं पर से आपको देखने को मिलेगा क्या कि वहीं पर से जो है पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो इस ब्रायोफिलम में भी हमें क्या देखने को मिलता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्लांट्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और किस तरह से होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन सा मेथड, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, है ना। अब यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल, सेकंड एक्टिविटी, यहाँ पे आपको मनी प्लांट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मनी प्लांट लेना है। कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ। आपको ऐसा पीसेस कट करना है जिसमें कम से कम एक लीफ प्रेजेंट हो, इस तरह से आपको, यानी कि एक नोड प्रेजेंट हो। लीफ कहाँ से निकलती है, जहाँ पे नोड प्रेजेंट होता है, तो एक लीफ होनी ही चाहिए, है ना। ऐसा आपको ले लेना है मनी प्लांट का टुकड़ा। कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स। अब कुछ पोर्शन ऐसे कट करने हैं जो दो लीफ के बीच में हो। ये लीफ है और ये लीफ है, इस दो लीफ के बीच का जो पोर्शन है ना, ये कट करना है जिसमें कोई भी नोट प्रेजेंट नहीं हो। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कट करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का कट करना है पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे नोट प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन आपको लेना है जिसमें कोई भी नोट प्रेजेंट नहीं हो। फिर दोनों ही के एक इंड को क्या करना है, पानी में इस तरह से डुबो देना है, ठीक है। एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। विच वन ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। इस दोनों में से जिसमें नोट प्रेजेंट है, जिसमें लीफ प्रेजेंट है, उसमें हमें क्या देखने को मिला, और जिसमें नोट प्रेजेंट नहीं है, लीफ प्रेजेंट नहीं है, उसमें हमें क्या देखने को मिला। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिसमें हमने लीफ वाला कट किया था, जो कटिंग नोट के साथ थी, उसमें हमें तो जड़ देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन हमने कट किया था, इंटरनोड उसको कहते हैं, इंटरनोडल रीजन जो है, जो इंटरनोड वाला पीस है, उसमें हमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इससे क्या पता चल रहा है, अगेन वही एक्सप्लेनेशन होगा इसका भी, कि नोड्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं, तो ये सेल डिवाइड करते हैं और ग्रोथ दिखाते हैं। लेकिन इंटरनोड्स में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं, ऐसी कोई भी टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन टिश्यूज़ प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है सिर्फ इलोंगेट होना। आप देखोगे ये जो बीच का जो पार्ट होता है ना, वो सिर्फ इलोंगेट होता है, उसके साइड से ना लीफ का ग्रोथ हमें कभी नहीं देखने को मिलता है, बर्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जिसमें नोट प्रेजेंट था उसमें हमें जड़ देखने को मिलेगी, रूट एंड शूट ग्रोथ देखने को मिलेगा, फ्रेश लीव्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरनोड्स वाले जो पार्ट हैं वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। सो ये रहा ऑब्जर्वेशन। मनी प्लांट कटिंग विद एट लीस्ट वन लीफ ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स, व्हाइल पोर्शन बिटवीन टू लीव्स डू नॉट ग्रो एंड डाई। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नोट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होती है जो कि न्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इंटरनोड सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन टिश्यूज होती है जिसमें मेरिस्टेम नहीं पाया जाता है जो कि इनिशिएट करे, ग्रोथ को इनिशिएट करे, इसलिए उसमें ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। सो 2 पॉइंट हमें इससे पता चल रहा है। सबसे पहला तो नोट्स के बारे में हमें जानकारी मिली कि नोट्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से बर्ड्स या लीव्स या ब्रांचिंग ट्विग्स ओरिजिनेट होते हैं। इंटरनोड से कभी भी नहीं होते हैं क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं होती है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चली कि मनी प्लांट्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये भी एग्जांपल आपको याद रखने हैं, पोटैटो का, ब्रायोफाइलम और मनी प्लांट, ये तीनों में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। और किस पार्ट से होता है, तो स्टेम से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रायोफाइलम में लीफ से होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, सोक अ फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, जिसको चना कहते हैं, एंड कीप देम ओवरनाइट। इसको फुला देना है रात भर, कुछ चना को। उसके बाद ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड्स विद अ वेट क्लॉथ एंड लीव देम फॉर अ ड्राई। चना को फुला देना है, उसके बाद फिर अगले दिन क्या करना है, उसमें से पानी को, एक्सेस वाटर को ड्रेन कर देना है, और उसके बाद उस सीड्स को कपड़े से, भीगे कपड़े में रख करके, और उसको कुछ दिनों के लिए, 1 दिन के लिए आपको छोड़ देना है ना। चना, अंकुरित चना आपने खाया होगा, तो अंकुर निकल जाता है उसमें से 1 दिन के बाद जब हम देखते हैं तो वही इसमें पता करना है। मेक श्योर दैट द सीड डू नॉट बिकम ड्राई, और वो जो कपड़े आपने रखे हैं, जिस कपड़े में आपने रखा है, वो कपड़ा भीगा हुआ ही होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कट
ओपन द सीड्स केयरफुल्ली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स। अब उसमें से चना को लेना है, उसको कट करना है और ऑब्जर्व करना है केयरफुल्ली उसके डिफरेंट पार्ट को। तो जब सबसे पहले तो हम जब उस पोटली को खोलेंगे तो हमें चना में कुछ अंकुर देखने को मिलेगा, है ना, थोड़ा सा। और जब हम उसे कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हमें इसमें ये 2 साइड पार्ट दिख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कॉटिलेडन्स। और कॉटिलेडन्स का काम होता है, इसमें जो है ना फूड स्टोर रहती है, फूड स्टोरेज है, इसमें फूड स्टोर रहता है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे 2 आउटग्रोथ देखने को मिलेगी, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं रेडिकल। तो ये 3 पार्ट हमें देखने को मिला, है ना, एक कॉटिलेडन, दूसरा हमें रेडिकल देखने को मिला और तीसरा पार्ट हमें प्लूम्यूल देखने को मिला। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। द सीड्स स्वेल एंड द सीड कोट सॉफ्टेंस। एक दिन के बाद क्या हो जाता है, सीड फूल जाता है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा ये होगा कि सीड्स जो है फूल जाता है, उसका साइज इनलार्ज हो जाता है। और जब हम उसे कट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, 2 कॉटिलेडन्स इनक्लोज हैं स्मॉल एम्ब्रियो को विद रेडिकल एंड प्लूम्यूल, है ना। 2 कॉटिलेडन्स के बीच में ये हमें एम्ब्रियो देखने को मिलता है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। अब सीड स्वेल कर जाती है और उसके बाद हमें ये सब देखने को मिलता है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे क्या मतलब है इसका, तो सीड स्वेल करने का मतलब है पानी, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसमें हमें वाटर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी वाटर एब्जॉर्प्शन को इम्बिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्बिबिशन देखने को मिलता है। इस इम्बिबिशन की वजह से सीड्स में जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, सीड्स में जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। और ये जो कॉटिलेडन्स होते हैं इस जर्मिनेशन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड देन एम्ब्रियो से रेडिकल और प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। रेडिकल आगे चल करके रूट बनाता है और प्लूम्यूल आगे चल करके शूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन। सीड्स स्वेल अप ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसे हम इम्बिबिशन कहते हैं। इम्बिबिशन एक्टिवेट्स एंजाइम, इम्बिबिशन होता है तो अंदर जो एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन कराने वाले, डाइजेशन कराने वाले, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस कराने वाले एंजाइम्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होती है और जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। कॉटिलेडन्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को और इस तरह से रेडिकल जो है फ्यूचर रूट बनाता है एंड प्लूम्यूल जो है वो फ्यूचर शूट बना लेता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, जर्मिनेशन स्टार्ट्स विद इम्बिबिशन। कॉटिलेडन्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं इस जर्मिनेशन के लिए। जब तक लीव्स पूरी तरह से ग्रो नहीं कर जाती है तब तक ये कॉटिलेडन्स से ही फूड सप्लाई होता है। जैसे कि हमारे अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, वही काम करता है कॉटिलेडन्स, ओके। एंड रेडिकल जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करके रूट बनाता है एंड प्लूम्यूल जो है वो अपवर्ड ग्रो करके शूट बनाता है। दिस इज हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली फ्रॉम ए डोरमेंट सीड। निष्क्रिय सीड से किस तरह से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है, यही हमें इस एक्टिविटी से कंक्लूजन मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यहाँ पे आपने देखा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, ओके। तो यही थी आपकी लास्ट एक्टिविटी। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं चैप्टर 8 जिसमें 2 एक्टिविटीज़ हैं। चैप्टर 8 हेरिडिटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी एक्टिविटीज़ को। फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपके क्लास में मान लेते हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को आपको ऑब्जर्व करना है और प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स। उसके ईयर लोब, इसको ईयर लोब कहा जाता है, उन ईयर लोब्स को आपको ऑब्जर्व करना है और उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग इच। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें से 70% स्टूडेंट्स के फ्री ईयर लोब्स आपको देखने को मिलेगी, 30% स्टूडेंट्स की अटैच्ड ईयर लोब्स आपको देखने को मिलेगी। अब फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब क्या है, तो ये है ईयर लोब। अगर ये इस स्किन में पूरी तरह से अटैच्ड है तो इसको हम अटैच्ड ईयर लोब कहते हैं, और अगर ये हटी हुई है, फ्री है, तो इसको हम फ्री ईयर लोब कहते हैं। तो आप अपने भी कान ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि आपके फ्री ईयर लोब हैं या अटैच्ड ईयर लोब हैं। फिर आप अपने पेरेंट्स के चेक करोगे कि उनमें से किसका फ्री ईयर लोब है और किनका अटैच्ड ईयर लोब है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कि आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हमारे पेरेंट्स का, दोनों ही पेरेंट्स का फ्री ईयर लोब होता है
या एक पेरेंट्स का फ्री ईयर लोब होता है, दूसरे पेरेंट का, फादर का फ्री ईयर लोब है, मदर का अटैच्ड ईयर लोब है, तो आप पाओगे कि ऐसे बच्चों का जो ईयर लोब होता है वो फ्री ईयर लोब ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इस दोनों केसेस में फ्री ईयर लोब ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स के ईयर लोब इस तरह से हैं तो उनके बच्चों के भी कान ऐसे ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का ऑब्जर्वेशन तो हमें ये मिला कि फ्री ईयर लोब हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे क्या कर रहा है, फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब उनके पेरेंट्स का देखना है और कोरिलेट करना है ईयर लोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो वही आप देखेंगे कि जिस पेरेंट में अगर किसी एक का, है ना, किसी एक का भी अगर फ्री ईयर लोब है, इसको हम फ्री ईयर लोब के लिए हमने कैपिटल एफ लिखा है और अटैच्ड के लिए हमने स्मॉल एफ लिखा है। तो अगर एक पेरेंट का फ्री ईयर लोब है, दूसरे का अटैच्ड ईयर लोब है, तो उसके बच्चों में हमने क्या देखा कि उनका फ्री ईयर लोब है बच्चों का। जिन पेरेंट्स में दोनों ही पेरेंट्स के फ्री ईयर लोब थे, उनके भी बच्चों में हमने क्या देखा, फ्री ईयर लोब वाले बच्चे देखे। और अटैच्ड ईयर लोब सिर्फ उन्हीं में देखने को मिला जिसके दोनों ही पेरेंट्स के ईयर लोब कैसे थे, अटैच्ड थे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अटैच्ड ईयर लोब होने के लिए दोनों पेरेंट्स में सेम जीन्स होना चाहिए, दोनों ही पेरेंट्स में अटैच्ड ईयर लोब होना चाहिए, सेम कैरेक्टर होना चाहिए, तभी वो उसमें इनहेरिट होगा। लेकिन फ्री ईयर लोब एक भी अगर है, एक भी पेरेंट में है तो वही शो हो रहा है। दैट मीन्स कि फ्री ईयर लोब जो है, फ्री ईयर लोब डोमिनेंट है, ज़्यादा ताकतवर है ना। ये एक भी पेरेंट में है तो वही शो कर दे रहा है, अपना ही जलवा दिखा रहा है। और अटैच्ड ईयर लोब जो है, अटैच्ड कैरेक्टर जो है, अटैच्ड ईयर लोब टाइप, ये क्या है, ये रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब कमज़ोर। इसको दिखने के लिए दोनों ही पेरेंट में इसका जीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस के रूल को दिखाता है। सो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या रहा हमारा कि 40 स्टूडेंट्स में हमें 70% फ्री ईयर लोब देखने को मिलता है और 30% हमें अटैच्ड ईयर लोब देखने को मिलता है। जब हमने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि जिसका फ्री ईयर लोब था, जिस स्टूडेंट का फ्री ईयर लोब था, उसके या तो दोनों ही पेरेंट फ्री ईयर लोब वाले हैं या फिर सिर्फ एक पेरेंट फ्री ईयर लोब वाले हैं, तो उसका ईयर लोब फ्री है ना। बट अटैच्ड ईयर लोब के केस में हमने क्या देखा कि दोनों पेरेंट्स के अटैच्ड ईयर लोब होने पर ही उसके बच्चे में अटैच्ड ईयर लोब हमें देखने को मिला। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट ट्रेट हैं, कोई भी हाफवे ईयर लोब हमें नहीं देखने को मिला, यानी कि थोड़ा सा ये कैरेक्टर शो हो रहा है, थोड़ा सा ये कैरेक्टर शो हो रहा है, ऐसा हमें नहीं देखने को मिला। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी हाइब्रिड ईयर टाइप्स नहीं है ना, यानी डिस्टिंक्ट इनहेरिटेंस पैटर्न शो हुआ होता है हमें इससे। और दूसरी बात क्या पता चल रही है कि ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर शो होता है वो फादर से इनहेरिट होता है, ये इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। एंड अगर, और ये दो तरह का जो ऑब्जर्वेशन है, एक पेरेंट में फ्री ईयर लोब है तो उसके बच्चे में ये फ्री ईयर लोब देखने को मिला, लेकिन अटैच्ड ईयर लोब सिर्फ उन्हीं को में देखने को मिला जिनके दोनों ही पेरेंट्स ऐसे थे, ऐसे ईयर लोब वाले थे। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक कैरेक्टर ज़्यादा ताकतवर है ना, और वो है फ्री ईयर लोब, यानी कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट है दूसरे पर। ओके, सो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ईयर लोब टाइप इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पहली बात। दूसरी चीज़ कि फ्री ईयर लोब जो है वो मोस्ट कॉमन है क्योंकि फ्री ईयर लोब इज डोमिनेंट इवन इफ वन कॉपी इज प्रेजेंट। डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि एक ही कॉपी अगर इसकी प्रेजेंट है तो भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्री ईयर लोब ही देखने को मिल रहा है। तो फ्री ईयर लोब कैरेक्टर डोमिनेंट है एंड अटैच्ड ईयर लोब इज रिसेसिव ट्रेट। सो ओवरऑल वी कंक्लूडेड दैट वेरिएशंस लाइक दिस इंडिकेट्स जेनेटिक इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी कह रहा है इन फिगर 8.3 what experiment would we do to confirm that F2 generation did in fact have a 1:2:1 रेशियो। हमें ये इसमें कंफर्म करना है, हम इसके F2 जनरेशन में कभी भी हमेशा 1:2:1 का ही रेशियो मिलेगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये इसमें पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम किसी अननोन पेरेंट का जीनोटाइप पता करते हैं। ठीक है, जीनोटाइप पता करते हैं।
इसके लिए क्या किया जाता है, कोई भी एक दो पेरेंट होते हैं, उनमें से किसी एक पेरेंट का जीनोटाइप ले लिया हमने और उसको रिसेसिव ट्रेट से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये अननोन है, हमने ले लिया कैपिटल टी, और ये है रिसेसिव ट्रेट। इसको जब हम क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, अलग अलग ये दोनों सेपरेट होंगे, है ना। ये दोनों पेयर, दोनों कॉपी अलग अलग सेपरेट होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये इससे फ्यूज़ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये इससे फ्यूज़ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर ये वाला इससे फ्यूज़ होगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ये इससे फ्यूज़ होगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप क्या देख रहे हैं कि सबका कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर टॉल, ठीक है, टॉल। तो इससे हमें जीनोटाइप पता चला F1 जनरेशन का। अब हमें पता करना है F2 जनरेशन का, तो उस तरह से टेस्ट क्रॉस करके हमें जीनोटाइप पता चल जाएगा। अगर हमें पता चला कि कैपिटल टी तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 1:2:1 का रेशियो मिल रहा है, तो यही यहाँ पे आपको प्रूव करना था। इट इज़ पॉसिबल थ्रू एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इट इज़ द क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ अननोन जीनोटाइप विद द रिसेसिव प्लांट। रिसेसिव जीनोटाइप से हम इसको क्रॉस कराते हैं। हेयर द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट आर अननोन। यहाँ पे एक पेरेंट का जीनोटाइप पता है, दूसरे का नहीं पता है, तो यहाँ पे टॉल प्लांट्स का अननोन है। अब टॉल प्लांट में या तो ये कैपिटल हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। तो अगर कैपिटल टी है तो हमें सारे के सारे टॉल मिलेंगे जैसा यहाँ पे मिल रहा है, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 50% टॉल मिलेगा और 50% शॉर्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम कंफर्म करते हैं कि F2 प्रोजेनी का जीनोटाइप जो होगा 1:2:1 का होगा, ठीक है। बस यही दो एक्टिविटी थी इस चैप्टर में, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।